देखो, पिछली क्लास में हम ये लोग ये देख चुके हैं कि जो वर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब वही ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है जिसके पास क्या हो, एनर्जी, चाहे वो एनर्जी उसकी अपनी खुद की हो या किसी दूसरे सोर्स से उसने ली हो। एनर्जी, जब हम ये देखते हैं कि एनर्जी से वर्क बनता है, वर्क से एनर्जी बनता है, तो एक ही बात समझ में आती है कि एनर्जी नई नहीं बन रही कहीं पे और ना ही एनर्जी ख़त्म हो रही है कहीं पर। वो हमेशा एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट हो रही है या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो एक लॉ बनाया गया एनर्जी के लिए कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी हमेशा ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जैसे हम इस बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं से, ठीक है। अब आप सोचना उस इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कैसे बन रही होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो आंसर कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी काम कर रही होगी वहाँ पर, है ना। जैसे डैम बनाया गया होगा, उस डैम में पानी भरा होगा और उस डैम में जो पानी होगा उसके पास क्या हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी रही होगी। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी से टरबाइन को घुमाया जा रहा होगा। टरबाइन जब घूम रहा होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घूमता है और डायनेमो एक क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा होगा, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही होगी। फिर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से यहाँ पर हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, तो आंसर है लाइट एनर्जी। थोड़ी देर बाद ये बल्ब गर्म भी हो जाएगा तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, ठीक है। और भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी में आप कुछ म्यूजिक सिस्टम चला रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमें मिल सकती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो एनर्जी थी वो एक फॉर्म से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में कन्वर्ट हो रही है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि नई एनर्जी कहीं पर बनी होगी। जब आपने ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये भी पहले से कुछ और रही होगी, फिर वहाँ से पोटेंशियल बन गई होगी, ठीक है। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। तो एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हुई है और ना कभी डिस्ट्रॉय हुई है। ये जो यूनिवर्स है ये सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है बच्चों, एक तो है मटेरियल और दूसरी चीज़ है एनर्जी, ठीक है। मैं जो आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ ये भी ये मेरी बॉडी सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक तो मटेरियल है जो आपको दिख रहा है और एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिख नहीं रही है, वो है एनर्जी। अगर इन दोनों में से एक चीज़ मेरे अंदर अगर ना रहे तो डेड हो जाएगा, जो ये बॉडी डेड हो जाएगी। जब किसी की डेथ होती है, जब बॉडी डेड होती है तो उस केस में क्या होता है, मटेरियल तो बचा हुआ है, क्या नहीं बची हुई है, एनर्जी। तो दोनों होनी मस्ट है। ऐसा नहीं है सिर्फ एनर्जी हो और मटेरियल ना हो तो काम कर जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बात आ रही समझ में, दोनों होना मस्ट है। तो यूनिवर्स में चाहे आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, जैसे इस एग्जाम्पल के लिए इस रूम में अगर हम देखें तो ये सारी चेयर, ये कैमरा, ये बोर्ड, ये टीवी, सब कुछ ये क्या है, मटेरियल इस रूम में, लेकिन एनर्जी भी है। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी। आप देखो, है ना, अगर ये लाइट एनर्जी ना हो तो ये जो वीडियो बन रही है ये बन ही नहीं पाएगी। समझ आ रही है बात आपको। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, एसेंशियल है। लेकिन बात ये है कि ये बात भी फैक्ट है कि मटेरियल को एनर्जी में और एनर्जी से मटेरियल में कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखना इस बात को, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। क्या प्रूफ है सर आपके पास इसका, ये तो मैंने आपको वैसी एक्सप्लेनेशन दी जो आप डेली लाइफ में देखते हो। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक टाइप की एनर्जी को डिस्कस कर लेता हूँ, उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई पूछे आपसे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है तो आप कहना मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बात आ रही है समझ में। जनरली हम लोगों के पास दो तरह की एनर्जी हैं। वैसे तो बॉडी में बहुत तरह की एनर्जी है, लेकिन जनरल जो एनर्जी है उनकी बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग सारे मैकेनिकल वर्क कर पा रहे हैं। जैसे ये मेरा हाथ का हिलाना, दिस इज मैकेनिकल वर्क। ठीक है, इस पेन को मेरा पकड़ पाना, दिस इज मैकेनिकल वर्क। ठीक है, तो वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही हो पा रहा है। तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, कैसे करोगे प्रूफ? तो मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो ये कोई एक बॉल है। ठीक है, मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैं यहाँ से छोड़ूंगा। ठीक है, किसी हाइट से छोड़ूंगा और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किसी भी पॉइंट पर जब वो गिर रही होगी, किसी भी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, तो मान लो ये बॉल इस अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, h हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है। ठीक है, ओके। इस बॉल का मास आप थोड़ी देर के लिए मान लो स्मॉल m है, और ये बॉल जब ऊपर से नीचे तक आई तो मैं 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। एक रास्ते में कहीं कंसीडर कर ले रहा हूँ B पॉइंट, और एक सरफेस पर कंसीडर कर ले रहा हूँ C पॉइंट। ठीक है, बॉल पहले इनिशियली मेरे हाथ में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 0, और फिर बाद में कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, मान लो v वेलोसिटी से फिर नीचे गिर रही होगी, ऐसा मैंने माना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर पॉइंट A की बात कर लेता हूँ। A पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी रही होगी? तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ पॉइंट A पर, ध्यान से देखना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, बोलिए? mgh। पॉइंट A की हाइट कितनी है सरफेस से? h, तो h ही लिखा जाएगा। मास m है, m लिखा जाएगा, और g लिखा जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी mgh रही होगी। ठीक है, पॉइंट A पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। जब पॉइंट A पर बॉडी थी तब क्या उसके पास कोई वेलोसिटी थी? हाथ में थी ना तब तो वो पॉइंट A पर, तो कोई वेलोसिटी थी नहीं। तो वेलोसिटी क्या थी? 0। तो हाफ mv² में आप v की वैल्यू क्या पुट कर रहे होगे, बोलो? तो फाइनल आंसर कितना आ गया होगा? ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी रही होगी? तो आंसर मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, काइनेटिक एनर्जी 0। सो द एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू mgh। इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। h हाइट पर है तो mgh, और वेलोसिटी है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो नेट एनर्जी कितनी? mgh। ओके, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, फॉर पॉइंट B। मान लेता हूं कि वो बॉल पॉइंट A से चलकर पॉइंट B पर आ गई होगी, और मैंने माना कि जो पॉइंट B है वो सरफेस से x हाइट पर है। सरफेस से x हाइट पर, बता सकते हो ये कितनी हाइट बची? करेक्ट, h माइनस एक्स। ये टोटल h है और ये x है, तो कितनी बच गई? h माइनस एक्स। तो यानी कि जब ये पॉइंट A से B तक आई होगी तो कितनी डिस्टेंस चल के आई होगी? h माइनस एक्स। ठीक है, ओके। तो ओके, चलो सबसे पहले आप यहाँ पर पॉइंट B पर पोटेंशियल एनर्जी निकलवाओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या हुआ करता है? मास अभी भी m है, एक्सेलरेशन अभी भी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। सरफेस से हाइट कितनी हाइट पर है पॉइंट B? कितनी हाइट पर है? x। सरफेस से B पॉइंट, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट कहाँ से देखते हैं? सरफेस से। बात आ रही समझ में? तो B पॉइंट सरफेस से x हाइट पर है, इस बात को ध्यान रखना। h माइनस एक्स का कोई रोल नहीं है पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर।
पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से देखी जाती है, तो हाइट कितनी है x। ठीक है, बात आ गई समझ में सबको। दूसरी चीज आप क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ओके, अब सुनो ध्यान से, 1/2m ऐसी, ठीक है। वेलोसिटी पता नहीं, तो वेलोसिटी मैं निकालूंगा बी पॉइंट पर। कैसे निकालोगे सर? देखो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि v² माइनस u² इक्वल्स टू क्या होता है, 2as होता है, उसकी जगह 2gh लिखोगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखना बी पॉइंट की बातें हो रही हैं, तो जब बी पॉइंट पर जब आप बात करोगे तो बच्चों पहले ये देखो कि इनिशियल वेलोसिटी ए से बी तक आने में पहले इनिशियली वो कितनी वेलोसिटी पर था, कितनी वेलोसिटी थी तब। ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी की जब बातें होंगी तब तो ये देखना पड़ेगा वो कहाँ से आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की जब बातें होंगी तो ये देखना पड़ेगा कि वो सरफेस से कितनी हाइट पर है। ठीक है, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 जी ऐसी। ठीक है, कितनी हाइट चल के आया है, हाँ h माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से v² बचा इधर तो, और इधर 2gh माइनस 2g का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये बचा v²। ठीक है, तो यहां पर लिख लेता हूं v² की जगह 2gh माइनस 2gx। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात। अब क्या करो, बस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई कराओगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, और 1/2m का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, या एक काम करना, इस 2g का यहाँ पर मल्टीप्लाई मत कराना, तो थोड़ा और आसान सा देखने में लगेगा आपको। 2g ऐसे ही रखना, h माइनस एक्स लिखा रहने देना, और जब यहाँ पर लेकर आओगे ना ऐसे 2g h माइनस एक्स है ना, तो इस 2 से ये 2, फिर mg का h में करा देना, mg का x में करा देना, जैसे भी आपको ठीक लगता हो समझने में। ओके, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। का फिर से समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर कैसे निकाली, तो आंसर है mgx, बी पॉइंट x हाइट पर है। ठीक है, और फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली, हाफ mv², v² निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh। इसमें u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा, और हाइट कितनी चल के आया, h माइनस एक्स। ठीक है, वहाँ से v² की वैल्यू निकल कर आई, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। अब बताओ एनर्जी कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgx आई है, और काइनेटिक एनर्जी का आंसर ये आया है mgh माइनस mgx। ठीक है, mgx से mgx कैंसिल, क्या बच जाएगा, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपका बी पॉइंट पर भी आप देखो वही आंसर आया है जो पॉइंट ए पर आया था, पॉइंट बी पर भी आंसर देखो mgh आया, तो यानी ए से बी तक आने में एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, कांस्टेंट रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको पॉइंट सी पर निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर पॉइंट सी, पॉइंट सी के लिए अगेन पहले निकालो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, बताओ सी पॉइंट की बेस से हाइट कितनी है, 0। सी पॉइंट की बेस से हाइट कितनी है, 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ठीक, अब आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसके लिए भी v कैलकुलेट कर लो, तो v यहाँ पर अगर कैलकुलेट करके दिखाऊँ मैं, यहीं कर देता हूँ, v² माइनस u² इक्वल्स टू क्या लिखोगे, v² ऐसे ही ठीक है। a से c तक जब ये आया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0,
2g, ए से सी तक आने में कितनी हाइट चली इसने, h, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। अब v स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, m v स्क्वायर की जगह 2gh, ठीक है। इस 2 से ये 2 क्या बच जाएगा। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी देखें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है। तो अगर यहां पर आप ध्यान से देखो तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी भी कितना आ रहा है, तो ए पॉइंट पर भी mgh है, ठीक है, बी पॉइंट पर भी mgh आया और सी पॉइंट पर भी mgh आया। इसका मतलब अगर एक बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं हम तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या वाइस वर्सा, और भी चीज़ें हो रही होंगी, कुछ भी हो रहा हो, बट हमें एक चीज़ समझ में आती है कि उन दोनों एनर्जी का जो सम है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, वो हर जगह हर पॉइंट पर कैसा है, कंजर्व। आप कहीं पर भी निकालोगे सबका आंसर क्या आएगा, mgh आएगा। ओके, तो हमने देख लिया कि पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, तीनों पर एनर्जी mgh के इक्वल आई। इससे प्रूफ होता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद वर्क एनर्जी वाला 2 पार्ट तो ये आपके यहाँ पर थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें आपने वर्क पढ़ लिया, वर्क के टाइप पढ़ लिए, फिर आपने एनर्जी पढ़ ली, एनर्जी के 2 टाइप, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक लास्ट हमारे पास टॉपिक और है, जो चैप्टर का नाम है उसमें पावर, ठीक है। पावर क्या है, तो आंसर है सिर्फ वर्क डन से ही बात नहीं बन जाएगी कि आपको पता चल जाए कि वर्क डन किसे कहते हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो वर्क कर रहा है उसकी पावर कितनी है। मतलब देखो, मान लो एग्जांपल के लिए कहीं पर एक टैंक है, उस टैंक में 1000 लीटर वाटर है, ओके, और हमने आपको मैनुअल वर्क दिया, मैनुअल लेबर वर्क करवाया कि आप बच्चों को क्या करना है, 1000 लीटर पानी बाहर निकालना है, उसमें से मग से भर भर के फेंकना है, ठीक है। तो मान लो 2 बच्चों के बीच में कंपटीशन कराया गया, एक बच्चे ने ये काम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लो 30 मिनट में कर दिया, और एक बच्चे ने ये काम 1 आवर 30 मिनट में कर पाया, या मैं कहूँ एग्जाम्पल के लिए ले लो 130 मिनट में कर पाया, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कम टाइम में सेम वर्क जिसने ज़्यादा कर दिया, जिसने जल्दी कर दिया, हम क्या कहेंगे, उसकी पावर ज़्यादा है। बात आ रही है आपको समझ में। तो यहाँ पर जब भी सेम वर्क की बात हो लेकिन टाइम ऊपर नीचे हो जाए, सेम वर्क जब कम टाइम में किया जाता है तो हम कहते हैं वहाँ पर पावर ज़्यादा है, और सेम काम अगर ज़्यादा टाइम में किया जा रहा है तो हम कहते हैं वहाँ पावर कम है। बात आ रही है आपको समझ में। तो ये बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कौन सा रेट, टाइम रेट। रेट का मतलब यहां पर क्या है, टाइम का रेट, ठीक है। रेट से यहां पर टाइम से मतलब है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। देखो, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि पावर वर्क के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्क आप जानते हो, वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। तो जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी उसके पास क्या ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी बात, जब कोई सेम वर्क को कम टाइम में कर रहा होगा तो उसके पास क्या ज़्यादा होगी, तो पता चल रहा है कि पावर और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और पावर और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पावर वर्क अपॉन टाइम के इक्वल हुआ।
पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से और टाइम को T से। तो अगर कोई पावर का फॉर्मूला पूछे सिंबॉलिक फॉर्म में तो आप कहना P इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है, मोमेंटम, हाँ करेक्ट, मोमेंटम को भी P से करते हैं, पावर को भी P से करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ये करते हैं कि मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं और पावर को कैपिटल P से करते हैं। ठीक है, याद रखोगे। ओके, वर्क की यूनिट आप लोग जानते हो क्या होती है, जूल, और टाइम की आप लोग जानते हो क्या होती है, तो इसका मतलब पावर की यूनिट होती होगी जूल पर सेकेंड। ठीक है, बात आ रही है समझ में, ये इसकी एमकेएस यूनिट है। बट अगर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, वो होती है प्यारे बच्चों वॉट। ठीक है, इसे W से डिनोट करेंगे, कैपिटल W से। ठीक है, यहां तक बात आ रही है समझ में। अगर कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर तो आप कहना वॉट। ठीक है, और अगर आपसे पूछी जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर 1 वॉट कब होगी तो आप क्या कहोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क करता है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो उसकी जो पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 वॉट के इक्वल। Whenever 1 joule of work is done in 1 second, then the power of object is known as 1 watt. क्लियर हो रही बात आपको यहाँ तक, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा एक कमर्शियल यूनिट वाला पार्ट और हुआ करता था पहले सिलेबस में, बट इस साल से वो सिलेबस में नहीं है, तो अगर दे भी रखा हो तो उसको आप CBSE के लिए कम से कम इस साल नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है पावर की, किलोवाट आवर। क्या हुआ करती है, किलोवाट आवर। ठीक है, बस अभी केवल नाम याद रख लो, किलोवाट आवर हुआ करती है। ठीक है, ये पावर के बारे में हो गया। तो पावर और वर्क में डिफरेंस समझ में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड वर्क, कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड वर्क। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू पावर, यानी कि अमाउंट अमाउंट की जगह एक टर्म और भी आप जोड़ सकते हो कि वर्क करने की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उस स्ट्रेंथ का नाम क्या होता है, पावर। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अगर आप ज़्यादा वर्क कर पा रहे हो तो आपकी पावर ज़्यादा है, बस इतना सा है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ वर्क को वो ये मेजर करके देता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले, इस चैप्टर के अंदर देखो बच्चों, आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े, वो मैं आपको पहले आपके सामने रख दे रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा, वर्क इक्वल्स टू हुआ करता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नंबर 1 फॉर्मूला है। नंबर 2 फॉर्मूला पढ़ा है हमने पोटेंशियल एनर्जी का, याद रखना क्या हुआ करता है, mgh। नंबर 3 पर फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv²। नंबर 4 पर जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वो कौन सा है, पावर। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ये 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूले पर भी आपको छोटे छोटे से न्यूमेरिकल क्लास 9th लेवल पर दे दिए जाएंगे, वो आपको करने होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले NCERT इन टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप अपनी अपनी NCERT की बुक ओपन कर लेंगे और इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पेज नंबर न्यू NCERT में कितना है, 115। पेज नंबर 115 लिख देता हूँ न्यू NCERT के अकॉर्डिंग, और उस पेज पर क्वेश्चन नंबर 1, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या दे दिया, फोर्स। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 मीटर का। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हुआ, यानी पॉजिटिव वर्क की बातें करनी है। लेट अस टेक द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। सबसे आसान वाला क्वेश्चन। हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या हुआ करता है,
F इंटू एस। फोर्स कितना है 7, डिस्प्लेसमेंट कितना आंसर आएगा 56 क्या जूल। इतना वर्क किया गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो 56 जूल वर्क किया गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं। व्हेन डू वी से द वर्क इज डन? व्हेनेवर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and object displaces in the direction of force, then the work is said to be done. ठीक। Third, write an expression for the work done when force is acting on an object in the direction of its displacement. क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, वर्क का एक्सप्रेशन W इक्वल्स टू F इंटू एस। आसान है, वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के बार बार वही पूछ रहा है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क कब होता होगा? तो आंसर है जब ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता होगा और ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है तो वहां पर जो वर्क डन हुआ वो कितना 1 जूल। ठीक है, ओके, आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। इस पेज नंबर 116 देखिए, क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लग। तो फोर्स दे रखा है 140 न्यूटन। द फील्ड बीइंग प्लग इज 15 मीटर लॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना 15 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन? आसान सा क्वेश्चन है। वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू एस। F पता है, S पता है, 2100 जूल इसका आंसर आ जाएगा। छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, आसान से एकदम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, इसी में 119 पर, पेज नंबर 119 है। इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताइए क्या होती है। हाँ, द एनर्जी पॉसेड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड इट्स एक्सप्रेशन इज E इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, मास गिवन है m, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है बच्चों, कितनी 25 जूल, और वेलोसिटी भी गिवन है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, what will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? ओके, देखो ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, ये उसकी वेलोसिटी थी। वो कह रहा है अगर इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ चुका होगा। तो सुनो ध्यान से, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ, पहले केस में सुनना ध्यान से, मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 रख दिया हमने यहाँ पर, तो कितना आंसर आया 1/2m, और इनटू में क्या चल रहा होगा बोलो, ये काइनेटिक एनर्जी रही होगी। ठीक है, अब दूसरा केस लेता हूँ, बॉडी अभी भी वही है मास m वाली, बट वो कह रहा है कि वेलोसिटी अब क्या कर दी डबल, कितनी, अब क्या हो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर है हाफ mv, v की जगह कितना
तो 1/2 m, ये कितना आ गया 100। ठीक है, अब इस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2m इंटू 25 इंटू 4। 100 को हम 25 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या? क्यों लिखा सर आपने ऐसे? वो मैंने इसलिए लिखा कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको मान लो हमने ई के से डिनोट किया, अब जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है उसको हमने किससे डिनोट किया, ई डैश के से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, ई डैश के तो ऐसे ही ठीक है, 12m इंटू 25, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, ई के इनिशियल मतलब पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, इनटू में क्या आ गया, तो यानी कि जब वेलोसिटी डबल कर दी गई तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स। ये बात आ रही है आपको समझ में? ये तो मैंने वैल्यू पुट करके दिखाया अब आपको, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप डायरेक्टली कैसे समझ सकते थे। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं बच्चों किसके इक्वल हुआ करती है, हाफ। अब सुनना ध्यान से, ये 1/2 कांस्टेंट टर्म है और मास बॉडी का चेंज नहीं हो रहा, उसी बॉडी की बातें चल रही हैं, यानी 1/2 और m ये सब क्या हैं, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, v² पर, यानी कि जो भी चेंज आएंगे वो वेलोसिटी से चेंज आएंगे। ठीक है, अगर मान लो बॉडी की वेलोसिटी कर दी जाए कितनी, 2v, है ना, अगर 2v कर दी जाए v की जगह 2v, तब क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर है कितनी, ये तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 और साथ में क्या v²। तो पहले सिर्फ v² हुआ करती थी, अब कितनी आ रही है, यानी कि पहले के कितने टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, अगर मान लो यही वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दी होती तो यहां पर v की जगह क्या लिखते हम, और 3 का स्क्वायर कितना आता, यानी कि नई काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो चुकी होती, 9 टाइम्स, है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली यहां पर लिख भी सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v² के। ठीक है, तो इफ़ वेलोसिटी 3 टाइम कर दी जाए तो जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, 9 v², या मैं कहूँ 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो वेलोसिटी में 5 टाइम कर देता, इस वेलोसिटी को कितने टाइम, 5 टाइम, तो बताओ न्यू काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम होती, 25 टाइम। जितना यहाँ टाइम करोगे ना उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अगर 5v लिखोगे तो 25 आएगा, 10 टाइम कर दोगे तो 100 टाइम हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।